नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? बच्चों, ये जो 20 प्रश्न रहेंगे वो प्रतिदिन आपका रात 8 बजे रहेगा और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ और कॉपी पेन लेकर, और कमेंट में आप लोग ये कमेंट करते रहना कि पहले का क सही है, दूसरे का ख सही है, ऐसे करके आप लोग बताते रहना। ठीक है, इससे आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग को कितना तैयार है। और ये श्रृंखला जो हमारी है ये 150 से 200 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो हर दिन आधा घंटा देना है आपको रात 8 बजे। और कमेंट में जरूर आप लोग ये करिए मेंशन कि इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, सारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखना है। क्या लिखना है आप लोग को? शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार। तो पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा राधाचरण गोस्वामी, चौथा राधा कृष्णदास। तो अब आप लोग अपने दिमाग में पहले ही सोच लीजिएगा ये चीज कि आंसर कौन सा है, फिर मैं बताती हूँ। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? आपको पता है कि शुक्ल युग क्या आधुनिक युग या अभी तक के सशक्त आलोचक, युग प्रवर्तक, मूर्धन्य साहित्यकार एवं निबंधकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक बताने हैं आपको। क्या बताना है? अर्धनारीश्वर के लेखक। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और चतुरसेन शास्त्री। तो आप लोग अपने दिमाग में आंसर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर हैं अर्धनारीश्वर के, कि प्रेमचंद, कि जयशंकर प्रसाद, कि चतुरसेन शास्त्री। जयशंकर प्रसाद है कि प्रेमचंद की विष्णु प्रभाकर। अब आप लोग बताइए। तो विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर, अर्धनारीश्वर के विष्णु प्रभाकर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि नाटक विधा के लेखक बताने हैं। क्या बताना है? नाटक विधा के लेखक। तो देखिए, निम्न में से नाटक विधा के तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, कि श्रीनिवास दास हैं, कि जैनेन्द्र कुमार हैं, कि कृष्णा सोबती। अब आप लोग बताइए, अपने दिमाग में भर लीजिए या कमेंट में आंसर करते रहिए मेरे साथ, या मुझसे पहले ही क्वेश्चन देखें और आंसर करते रहिए। तो नाटक विधा के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। इनकी पहला उपन्यास जो है कौन है? परीक्षा गुरु। ठीक, अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। किस पे? प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? कृति कंकाल के लेखक बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? कृति कंकाल के लेखक। तो हम कृति कंकाल के ऑप्शन बोलती हूँ: जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो आप लोग पता कर लिए होंगे। आप लोग अपने माइंड से सेट करते हुए साथ साथ में मेरे चलते रहिए, कमेंट में आंसर करिए। तो कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 5। चलिए उसको देख लेते हैं कि हिंदी
गद्य साहित्य का, हिंदी गद्य साहित्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? क्या बताना है आप लोग को? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 1850 से कि 1900 से कि 1938, 1919? अब आप लोग बताइए, फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। अब देखिए, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1850। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 5वां हो गया। अब 6ठा है, आधुनिक काल की समय अवधि बतानी है। आधुनिक काल की समय अवधि बतानी है। आप लोग मुझसे स्पीड में चलिए कि आप लोग को बताना है कि 1850 से 1900 तक आधुनिक काल की समय अवधि है कि 1900 से 1920, 1919 से 1938 तक कि 1843 से वर्तमान तक। तो देखो, आप लोग फटाफट देखते चलिए कि 1850 है कि 1900 है कि 1919 से 1900, फटाफट देखते रहिए, फिर आंसर बताइए मुझे। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर 1843 के बजाय 1868 कर लीजिए। 68 से 1868 से वर्तमान, अभी तक हमारा आधुनिक काल 1868 से कितना? वर्तमान तक, अभी भी आधुनिक काल ही चल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है कि रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखना है। रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो पहला है घनानंद, दूसरा बोधा ठाकुर, और तीसरा विकल्प क और ख दोनों है और घ है सारंगधर। तो आंसर दीजिए, मृदुला, साक्षी, प्रशांत। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। सब बच्चों का नाम लूंगी, लेकिन आंसर आप लोग करते रहिए। तो रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों का नाम जब लिखना रहेगा तो लिखिएगा आप लोग इसमें, इस ऑप्शन के अंतर्गत लिखिएगा ग विकल्प है, क और ख दोनों, यानी घनानंद भी है और बोधा ठाकुर भी है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है कि नई कविता का प्रमुख विशेषता बताना है आप लोग को। आप लोग आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल सब पढ़े हैं, सबके वीडियो भी हैं चैनल पे, आप लोग फिर से देख सकते हैं एक बार तैयार करने के। लेकिन जो एकदम नई कविता है उसकी विशेषता बतानी है बच्चों। तो उसकी विशेषता, ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है कि बौद्धिकता की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो बताना है। वो है कि छंद योजना में नवीनता है कि सामाजिक असमानता है। अब आप लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए कि नई कविता का प्रमुख विशेषता बताना है तो बौद्धिकता की प्रधानता है कि अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि छंद योजना में नवीनता, तो नहीं, बौद्धिकता की प्रधानता, क आंसर सही हो जाएगा, बौद्धिकता की प्रधानता। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? ऑप्शन क्या है? आंगन के पार द्वार के रचयिता बताना है आप लोग को, तो धर्मवीर भारती। अब ये नाम बताओ, कोई कमेंट में फटाफट बताओ कि ये क्या है, अब ये के आगे क्या लिखा है। थोड़ी देर दे देती हूँ तुम लोग को। ये क्या लिखा है, इनका पूरा नाम कमेंट करो फटाफट। तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद। तो आप लोग इनका पूरा नाम लिखो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं कि राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो अब आप लोग देखो, आंगन के पार द्वार के रचयिता लिखना है तो धर्मवीर भारती हैं कि अज्ञेय जी हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध हैं कि राम नरेश त्रिपाठी हैं।
फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। तो आप लोग को आंगन के पार द्वार का सही आंसर लिखना है ख। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है कि भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। ये बहुत आसान है बच्चों, अभी आप लोग पढ़े कि, लेकिन पहले ऑप्शन सुन लीजिए। भक्ति काल के अंतर्गत आता है भारतेंदु युग, कि रीति काल के, कि आधुनिक काल के, कि आदिकाल। तो ये तो सब बच्चे एक साथ आंसर कर सकते हैं कमेंट में कि आधुनिक काल ग। भक्ति काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे नहीं, रीति काल नहीं, आदिकाल नहीं, आधुनिक काल। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 है आपका, अब देखो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। नाना नाना वाहन नाना वेशा, विशेषिव समाज निज देखा, को मुख होन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु बाहु। अब पहले तो इसका अर्थ जान लो, अर्थ बता देती हूँ। वहां पे इसमें रस बताना है तुम लोग को। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एक बार सोचने लगेगी क्या लिखा है नाना वाहन, तो थोड़ा अर्थ जान लो तो फिर आप लोग के लिए आसान होगा। और जो ये 150 से 200 क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो साथ में अर्थ भी समझा देती हूँ कि ये शिव विवाह के समय की बात है। तरह तरह के वाहन पे बैठ के नाना वेश, मतलब तरह तरह का वेश, तरह तरह का वाहन पे बैठ के शंकर भगवान की शादी का आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे कैसे वेश बना के उस समाज को देखकर को मुख, उस शिव समाज में जो शिव की बारात आई थी, शंकर भगवान की बारात, तो उसमें को मुख हो, किसी के पास मुख है तो विपुल मुख काहू, और किसी के पास बहुत सारा मुख है, किसी के पास मुख ही नहीं है, ठीक ना। और बिनु पद कर, किसी किसी के पास हाथ पैर है, किसी के पास वो भी नहीं है, और किसी के पास बहुत सारी बाहें हैं, बहुत सारे हाथ भी है, बहुत सारी बाहें भी है। तो इसमें कौन सा रस है आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो बताइए, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, कमेंट करिए। अब तो समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा रस है। करुण रस है कि विभत्स रस है, कि हास्य रस है, कि वीर रस है? आंसर दीजिए। तो कौन सा रस है? हास्य रस है, ठीक ना बच्चों। कौन सा रस है? हास्य रस है, ग। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ग, हास्य रस है, ठीक। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 क्या है कि यही कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, पंक्ति में अलंकार बताना है। आप लोग को अलंकार बहुत ही अच्छे से समझाई हूँ बच्चों, और सबको उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। एक एक कविता के अंदर भी आप लोग को ये चीज समझाई हूँ। तो चलिए अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग सही करते हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी। जब सा सी से आता है तो कौन सा अलंकार होता है? अब हिंट भी दे दी आप लोग को, आंसर दीजिए कि भ्रांतिमान है, कि उपमा है, कि रूपक है, कि उत्प्रेक्षा है। भ्रांतिमान है, कि उपमा है, कि रूपक है। जब सा सी से आता है तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार है। ख सही उत्तर हो जाएगा, ख। कौन सा? ख। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनके आगे ठहर सके जंगीन जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें छंद बताना है। छंद की भी वीडियो पड़ी है और बहुत ज्यादा लोगों ने देखा। अब तक की सबसे ज्यादा वॉच की हुई वीडियो आप लोग की है छंद। तो रोला है, कि कुंडलियां है, कि सोरठा है, कि दोहा है। अब इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा? मात्रा की गिनती करनी होगी, जो मैं आप लोग को बता के रखी हूँ कि कैसे
मात्रा की गिनती करेंगे। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, देखती हूँ किसका सही होता है। आप लोग को इसके साथ ये भी देना होगा कि देखो रोला है कि कुंडलियां है कि आपका सोरठा है कि दोहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तब तक मैं अपना कलर सेट कर लेती हूँ। तो कौन सा है, रोला है कि कुंडलियां है, सोरठा है, दो। इसके साथ आप आंसर के साथ ये भी बताएंगे कि कितने मात्रा होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये रोला है कि कुंडलियां, सोरठा है, दोहा, तो ये रोला है। अब रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है। निर उपसर्ग जो है कौन से, तो निवास में, किसमें, कि निवास में, कि सुमार्ग में, एक मिनट, अब बताइए निवास में कि निर्वाह में कि निवेश में कि सुमार्ग में। चारों ऑप्शन देख लीजिए और फटाफट इसके आंसर दीजिए। किसमें, निवास में, निर्वाह में कि निवेश में कि सुमार्ग में। तो निरुपसर्ग है ख, निर्वाह में। अब आप लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कि भीमार्जुन में कौन सा समास है। आप लोग को बताना है कि भीमार्जुन में कौन सा समास है। द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है कि बहुब्रीहि। तो आप लोग देख लो कि द्विगु समास है, कर्मधारय है कि द्वंद्व है, बहुब्रीहि। तो भीम और अर्जुन जब दोनों पद प्रधान रहते हैं, तो दोनों पद समान रहते हैं, प्रधान रहते हैं, तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। तो हमारा आंसर हो गया ग, द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गरगर शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन देख लो आप लोग कि गोबर है कि गात है कि गोरा है कि गागर है। ऑप्शन देख लो आप लोग, गोबर, गरगर शब्द का तद्भव बताना है। फटाफट सारे बच्चे आंसर देते चलो कि गोबर है कि गात है कि गोरा है कि गागर है। तो तत्सम और तद्भव बताई हूँ। तत्सम मतलब हूबहू, उसके समान, यानी संस्कृत किसके समान, संस्कृत के समान, ठीक है। और तद्भव उससे उद्भव उसका हुआ हो वो तद्भव शब्द। तो गागर का शब्द, गरगर जो तत्सम है इसका तद्भव गागर। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, एक वचन स्वरूप है, बताना है। तो क है तत् या तद, तस्या, या ग है तेषाम या तस्मै। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो आंसर है तस्मै, घ। क्या है आंसर तस्मै। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 पर चलेंगे। किस पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 18। 3 प्रश्न और आप लोग का है। प्रश्न नंबर 18, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य में क्या रूप होगा। ऑप्शन क्या है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति सफल होता है वह अवश्य परिश्रमी होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है इसलिए सफल होता है। जैसे आप लोग क्या परिश्रम करोगे, आप सारे बच्चों के लिए आप लोग परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो इसका आप ऑप्शन जो है वो आंसर दीजिए आप लोग।
क्या है कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है। तो कौन सा आंसर सही है? तो हम इसका आंसर हो जाएगा परिश्रमी व्यक्ति जो है वो अवश्य सफल होता है। परिश्रमी ख हो जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। अब आओ अब चलते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाववाच्य के रूप में क्या होगा? देखो बच्चों, एकदम लेटेस्ट जो आपका जैसा प्रश्न आएगा ना, वही प्रश्न, इसमें सब चीज को छुआ गया है कि हर तरह के प्रश्न है इसमें 20 नंबर में। ठीक है, तो आओ चलें कि आओ अब चला जाए, कि दोनों विकल्प सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट बताओ, आंसर दो आप लोग। तो आओ अब चला जाए, ख हो जाएगा भाववाच्य, आओ अब चला जाए। अब आपका 19 नंबर का, घर के साथ ही एक बगीचा था। घर के साथ, यहाँ पर के साथ जो है ना, यही रेखांकित है। घर के साथ, किसके साथ? एक बगीचा था। तो इसमें पद परिचय, देखो ये आप लोग में बहुत, ये मैं आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछना, तो मैं बताऊंगी कि पद परिचय क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? निपात, कि क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, कि समुच्चय बोधक अव्यय है, क्या है ये आप लोग के लिए हो सकता है थोड़ा टफ लगे आप लोग को, पद परिचय। ठीक है, तो इसका आंसर क होगा, संबंध। घर के साथ संबंध दिखाया जा रहा है, संबंध बोधक अव्यय है, घर और बगीचे के बीच क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, 20 प्रश्न हो गए हमारे। अब 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, फिर नेक्स्ट 20 प्रश्न लेकर मैं आऊंगी अगले वीडियो में। मिलते हैं आपके साथ 20 प्रश्नों के साथ, और आपका हमारा साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।